Students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the disease. अब हम आज से डिसीज़ जो डिस्कस करेंगे वो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितनी भी होंगी, न्यूरो फार्माकोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी हैं, सीएनएस से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, उनके डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे. टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द एपिलेप्सी. एपिलेप्सी आपने सुना होगा. एपिलेप्सी यानी जो अगर हिंदी में कहें तो दौड़े बोलते हैं लोगों के लिए, और उसको कन्वल्सन्स या फिर हम कन्वल्सन्स और सीजर्स के नाम से भी इसे जानते हैं. तो कन्वल्सन्स आपने देखे होंगे किस तरह से पढ़ते हैं, क्या जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, अनकॉन्शियसनेस कंडीशन बन जाती है, आदमी बेहोश हो जाता है, और डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में, जीभ बाहर आ जाती है, यूरिनेशन हो जाता है. दी आर द मैनी टाइप्स ऑफ सिम्टम्स ड्यूरिंग द एपिलेप्सी, और साथ में बेहोशी जैसी हालत हो जाती है, अनकॉन्शियस जैसी कंडीशन हो जाती है. तो स्टार्ट करते हैं अभी एपिलेप्सी. Epilepsy is a group of disease, all of which are caused by abnormal electrical discharge in a part or whole of the brain. It is also known as seizures और convulsions. ठीक है, एपिलेप्सी क्या है? ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जिसमें डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं. डिसीज़ होगी, ग्रुप ऑफ डिसीज़ मतलब कई सारे सिम्टम्स आएंगे, ग्रुप ऑफ डिसीज़ है. क्यों होती है? ऑल ऑफ विच कॉज बाय द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स से क्या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, और एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वो ट्रांसमिशन होते हैं एक लोकेशन से दूसरे ब्रेन में लोकेशन में. साथ में ब्रेन से डिफरेंट पार्ट में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन से डिफरेंट पार्ट में पहुंचती है, डिफरेंट पार्ट से हमारे ब्रेन में पहुंचती है. यही इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स और डिस्चार्ज हैं वो आपके बहुत एबनॉर्मल हो जाए किसी ब्रेन के किसी एक पार्ट में, या पूरी ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल हो जाए, तो उस कंडीशन की वजह से क्या होते हैं, कन्वल्सन या सीजर जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है. इन नॉर्मल वर्किंग ऑफ ब्रेन्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच आर सेंड टू द अदर एरिया ऑफ द ब्रेन एंड प्रोड्यूस वेरियस एक्टिविटी इन द ब्रेन्स. जनरली क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, क्या है जो नॉर्मल कंडीशन में जो ब्रेन की वर्किंग होती है उसमें क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, जितने हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं वो आपके जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए, और डिफरेंट एरिया ऑफ द ब्रेन में वो ट्रांसफ़र करते हैं. अब जब वो डिफरेंट एरिया ऑफ ब्रेन में पहुंचते हैं, एक एरिया ऑफ ब्रेन से दूसरे एरिया ऑफ ब्रेन से पहुंचते हैं, और वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन हाउएवर इन एपिलेप्सी में क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ए फोकल एरिया और इवन ए होल एरिया, या तो फिर लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. अब एपिलेप्सी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ हायर क्वांटिटी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, या तो इन फोकल एरिया यानी कि जो एरिया ब्रेन का जो जिसमें कुछ टिश्यू डैमेज हो चुके हैं, कुछ टिश्यू डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ड्यू टू द इंजरी, ड्यू टू द एक्सीडेंटल कंडीशन, किसी कंडीशन की वजह से कुछ टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गए हैं, किसी इंजरी की वजह से कोई टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उसको हम फोकल एरिया बोलेंगे. इवन होल ऑफ द ब्रेन, कभी कभी पूरे ब्रेन में डिस्चार्ज सिमिटेशनली, मतलब लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो कभी फोकल एरिया में करेंगे और कभी हो सकता है पूरे ब्रेन में करें, सिमिटेशनली कंटिन्यू होते रहते हैं. एपिलेप्सी रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल जनरेशन एंड स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिस्चार्ज इन द ब्रेन. और एपिलेप्सी इस एबनॉर्मल जनरेशन जो इम्पल्स हो रहे हैं और एबनॉर्मल स्प्रेडिंग हो रही है ब्रेन के अंदर इम्पल्स की, उस वजह से एपिलेप्सी इंड्यूस होती है. ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं और कंडक्शन हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एबनॉर्मल ज़रूरत से ज़्यादा इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं और हमारे ब्रेन में पूरी कंटिन्यू स्प्रेड हो रहे हैं, तो वो क्या कहें, एपिलेप्सी जैसी कंडीशंस को स्टिमुलेट करते हैं, बन जाती है एपिलेप्सी कंडीशंस. ये ऐसा भी हो सकता है पूरे ब्रेन में भी स्प्रेड हो, और ये भी हो सकता है कि ब्रेन में कुछ स्पेशल पार्ट है जहाँ पर ब्रेन के जो टिश्यू में डैमेज हो गए हैं, चाहे वो किसी इंजरी कारण हुए हों या किसी एक्सीडेंटल इंजरी कारण हुए हों, तो उस एरिया को हम फोकल एरिया बोलेंगे. फोकल एरिया में भी हो सकता है या फिर होल ब्रेन में हो सकता है. अब बात करता हूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की. एपिलेप्टिक सीजर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इंटेंसिटी, पैटर्न्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड सिम्टम्स. तो एपिलेप्टिक जो सीजर्स हैं उसको हमने डिवाइड किया लोकेशन के बेस पे, इंटेंसिटी और पैटर्न ऑफ स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं, और साथ में सिम्टम्स की वजह से. तो इन तीनों के बेस पे हमने क्लासीफाई किया. तो ये क्लासीफाई किए जो 4 टाइप के हैं बेली. पहला है जनरलाइज सीजर्स, दूसरा आपका पार्शियल है फोकल सीजर्स, थर्ड इज अनक्लासीफाइड सीजर्स, और फोर्थ इज स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर्स. तो ये 4 टाइप के हैं, जनरलाइज सीजर्स, फोकल या पार्शियल सीजर्स, या फिर अनक्लासीफाइड सीजर्स, और स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर्स. तो आज हम जनक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बेसिकली 2
सीजर्स को देखेंगे वन बाई वन, ठीक है। हाँ, तो जनरलाइज सीजर्स, पार्शियल सीजर्स या फोकल सीजर्स, अनक्लासिफाइड सीजर्स और स्टेटस एपिलेप्टस। तो आज मैं आपको दो पढ़ाऊँगा, जनरलाइज सीजर्स और पार्शियल सीजर्स या फोकल सीजर्स, ठीक है। और बाकी दो हैं आपके अनक्लासिफाइड सीजर या स्टेटस एपिलेप्टिस, ये सेकंड पार्ट ऑफ एपिलेप्सी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम जनरलाइज सीजर्स और पार्शियल या फोकल सीजर्स की बात करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम जनरलाइज सीजर्स से। जनरलाइज सीजर्स आर सो कॉल्ड, दे आर कॉज बाई डिफ्यूज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी that involve whole of the brain and they produce symptoms symmetrically in both sides of the bodies or interconnect, indicating the involvement of both cerebral hemispheres, ठीक है। तो जनरलाइज सीजर्स क्या है? जनरलाइज सीजर मेनली जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? डिफ्यूज और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकली इम्पल्स जो इंड्यूस हो रहे हैं वो आपके डिफ्यूज होते हैं पूरी होल ब्रेन के अंदर, पूरे ब्रेन में अंदर, वो पूरे ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो रहे हैं, वो आपके स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से जनरलाइज सीजर बनती हैं। और दे प्रोड्यूस ए सिम्टम्स सिमेट्रिकली, और ये सिमेट्रिकली हमारे दोनों साइड में बॉडी के, चाहे वो राइट साइड ऑफ बॉडी हो, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी हो, दोनों बॉडी के बॉडी को पार्ट्स में सेम टाइप के सिम्टम्स को इंड्यूस करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं वो इन्वॉल्व हैं इन द एपिलेप्सी। ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो इम्पल्स हैं, एब्नॉर्मल इम्पल्स हैं, वो आपके स्प्रेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जनरलाइज सीजर्स, इस कंडीशन को हम जनरलाइज सीजर्स कहते हैं। जैसे आपने अभी शायद नर्वस सिस्टम्स में ब्रेन को पढ़ा होगा HAP में, तो ब्रेन में आपने देखा होगा ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक राइट में होता है, लेफ्ट में होता है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो हमारी राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट हेमिस्फीयर, हाँ, राइट बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करेगा, राइट। और जो आपका राइट हेमिस्फीयर है वो आपके लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसमें डिफरेंट टाइप के जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, हायर इम्पल्स, तो उस कंडीशन में जो पूरी बॉडी में सिमेट्रिकली चेंज हो रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर्स, ठीक है। अब बात करते हैं जनरलाइज सीजर को क्लासीफाई। तो जनरल सीजर क्लासीफाई किया गया कई कैटेगरी में, जैसे आपका जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर, जैसे हम ग्रांड सीजर्स के नाम से आते हैं। सेकेंड आपका जनरलाइज टोनिक सीजर्स, थर्ड आपका जनरलाइज क्लोनिक सीजर्स, फोर्थ इज द D यानी कि काइनेटिक या टोनिक सीजर्स, एंड E यानी कि एब्सेंट सीजर्स, ठीक है। तो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स की, या हम कह सकते हैं ग्रांड सीजर्स। जो आपके जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं, ग्रांड सीजर्स आर द मोस्ट कॉमन जनरलाइज सीजर्स होते हैं। दे बिगेन विद ए सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, देयर इज ए सडन पावरफुल टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो ये स्टार्ट जब होते हैं तो उसमें शुरुआत में क्या होती है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि शुरुआत में क्या होती है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस समझ के मतलब कि उस पेशेंट को होश नहीं रहता है, और उसके जस्ट बाद में क्या होगा कि मसल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं टोनिक फेज। टोनिक फेज यानी कि मसल्स में बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द लिम्स एंड आर्च ऑफ द बॉडी एंड रिजिडिटी ऑफ द आर्च ऑफ द बॉडी एंड रिजिडिटी ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होगा? जो लिम्स हैं, जो आपके हाथ या पैर हैं, वो पूरी तरह एक्सटेंशन हो जाएंगे, पूरी तरह फैल जाएंगे, एकदम लूज पड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब ऐठन होती है, बहुत ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एकदम एक्सटेंड हो जाएंगे। और आर्च ऑफ द बॉडी जो है कुछ आपकी मुड़ जाती है, आर्च मतलब समझते हैं आर्च शेप में मुड़ जाती है, और बॉडी बहुत ज़्यादा रिजिडिटी, बहुत ज़्यादा बॉडी में टाइटनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा अकड़न हो जाती है। दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड टोनिक फेज। अब ये जो ऊपर वाली फेज़ है जिसमें आपका एक्सटेंशन लिम्स हो गए, आर्च ऑफ द बॉडी हो गए, रिजिडिटी हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं? टोनिक फेज बोलते हैं। इट मे बी लास्ट फ्रॉम 10 to 60 सेकेंड। ये जो होती है वो आपके 10 से लेकर 60 सेकंड के बीच में होगी। टोनिक फेज में क्या? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक्सटेंशन ऑफ लिम्फ हो रहा है, आर्च ऑफ बॉडी हो रही है, और बॉडी में बहुत ज़्यादा एकदम अकड़ जाएगी, बॉडी रिजिडिटी ऑफ द बॉडी हो जाएगी। ये आपका 10 से 60 सेकंड के बीच चलता है। अब द टोनिक फेज इज फॉलो बाय द पीरियड ऑफ जर्किंग ऑफ लिम्स। अब टोनिक फेज के साथ साथ टोनिक फेज जैसे चलती जाएगी वैसे क्या होता है? लिम्स में जर्किंग होती है। लिम्स में मतलब अलग जो हमारे लिम्स हैं यानी हाथ या पैर हैं, उसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होगा, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट होगा, मतलब वो अकड़ जाएंगे, उनका एक नॉर्मल ना हो के एबनॉर्मल कंडीशन में अकड़ जाएंगे, मुड़ जाएंगे, और विच लास्ट अबाउट द 1 मिनट। जो 1 मिनट तक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमारे जो लिम्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप का मूवमेंट होगा और बहुत ज़्यादा मरोड़ हो जाएगी। तो उस ये 1 मिनट तक चलता है, और इस फेज़ को हम जर्किंग फेज़ कहते हैं या क्लोनिक फेज़ कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट समझ लीजिए। टोनिक फेज़ में क्या हो रहा है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल्स में ऐठन हो रही है, बॉडी अकड़ जा रही है। लेकिन क्लोनिक फेज़ में क्या हो रहा है? एक डिफरेंट टाइप का एबनॉर्मल मरोड़ हो रही है। अब बहुत ज़्यादा
मरोड़ नहीं, मतलब ऐठन के साथ साथ क्या हो रही है, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं। मतलब हाथ हमारा कैसे भी, जो हाथ या पैर हैं डिफरेंट टाइप के मूवमेंट हुए लगते हैं, मुड़ने लगते हैं, तो उस कंडीशन को क्रोनिक फेज बोलते हैं। और टोनिक फेज में मेनली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिजिडिटी हो रही है और आर्च ऑफ द बॉडी हो रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका 61 मिनट। हाँ, तो इसके बाद में आपका दूसरा कंडीशन आती है जनरलाइज टोनिक सीजर्स। जनरलाइज टोनिक सीजर्स, जनरलाइज टोनिक सीजर्स इज आल्सो बिगिन विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विच देयर इज ए टोनिक फेज। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो होते हैं लेकिन इसमें टोनिक फेज होगी, इसमें क्लोनिक फेज नहीं होगी। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो होता है हाईली, लेकिन लिम्फ जर्किंग नहीं होगी। उस कंडीशन को बोलते हैं जनरलाइज टोनिक सीजर्स। इस तरह से ये जनरलाइज क्लोनिक सीजर होंगे। तो क्लोनिक सीजर में क्या है, डू नॉट हैव टोनिक फेज, इसमें टोनिक फेज नहीं है। तो टोनिक फेज नहीं है और क्लोनिक फेज है, यानी कि क्या है, मसल्स में जर्किंग होगी, लिम्फ में जर्किंग होगी और लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगा, एबनॉर्मल मूवमेंट होंगे, डिफरेंट टाइप के जो आपके लिम्स हैं मुड़ जाएंगे, उल्टे सीधे पड़ जाएंगे, लेकिन इसमें जर्किंग नहीं, इसमें लेकिन आपकी इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, टोनिक फेज नहीं है। डी इज़ द एकाइनेटिक और टोनिक सीजर्स होते हैं, रिजल्ट इज ए सडन लॉस ऑफ मसल स्टोन्स। तो एटोनिक सीजर्स में क्या है, मसल स्टोन एकदम लॉस हो जाएगी, लॉस हो जाती है अचानक, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एकदम लॉस हो गया। और द सिम्टम्स इंक्लूड ए हेड ड्रॉप, जैसे कि कोई आपका सिर खड़े हुए हैं एकदम सिर लटक गया, दैट इज द हेड ड्रॉप सिम्टम हो सकता है। ड्रॉपिंग ऑफ लिम्फ, आपने वहीं हाथ रखा हुआ है, पेशेंट कहीं भी टेबल पर हाथ रखा हुआ है, लेकिन जैसे पड़ेगा तो टेबल से हाथ रख के नीचे गिर जाएगा, हेड ड्रॉप, लिम्फ ड्रॉप, हेड ड्रॉप हुआ। और ड्रॉपिंग ऑफ लिम्फ, पैर कहीं रखे हुए हैं चेयर पे कहीं पे तो वो भी नीचे गिर पड़ेगा, जस्ट मतलब ड्रॉपिंग होने लगेगी। और स्लिम्पिंग ऑफ द पेशेंट टू द ग्राउंड, अगर पेशेंट बाई चांस खड़ा हुआ है तो वो ग्राउंड में गिर जाएगा, क्योंकि जितनी भी हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मसल्स एकदम पैरालाइज हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे हेड ड्रॉप जैसे सिम्टम्स हैं, ड्रॉपिंग ऑफ लिम्फ है और स्लम्पिंग ऑफ पेशेंट टू द ग्राउंड जैसे हैं। अब बात करते हैं लास्ट इज द एब्सेंट सीजर्स, आ ब्रीफ लूज ऑफ अनकॉन्शियस। इसमें क्या होगा, कुछ अमाउंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, विच लास्ट ओनली ए सेवरल सेकंड, को जो कुछ सेकंड से चलता है। द सिम्टम इंक्लूड ए ब्रीफ मूवमेंट लाइक ए लिम्फ जर्क, कुछ लिम्फ जर्किंग भी होगी, आईलेट ब्लिंकिंग, समटाइम्स अगर आईलेट होती हैं वो आपकी ब्लिंकिंग करने लगती हैं, मतलब झुकने लगती हैं, खुल नहीं पाते हैं। द टिपिकल साइन ऑफ द एब्सेंट सीजर इंक्लूडिंग स्टॉपिंग ए मिडल ऑफ द सेंटेंस, और जो टिपिकल साइन सिम्टम्स है एब्सेंट सीजर का, तो उसमें क्या होता है, कोई पर्सन बोल रहा है, बोलते बोलते चुप हो जाएगा कुछ सेकंड तक के लिए, 30 सेकंड 40 सेकंड तक के लिए, 1 मिनट से कम के लिए वो आपका एकदम चुप हो जाता है, मिडल ऑफ द सेंटेंस में चुप हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, तो मतलब उसमें हल्का सा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है वो एब्सेंट सीजर कहलाती है। इट इज़ मोस्टली इन द चाइल्डहुड में ज़्यादा कंडीशन देखी जाती है एंड यूजली डिसअपीयर इन द एडल्टहुड, और जैसे जैसे वो एडल्टहुड में चेंज होते हैं वैसे वैसे ये कंडीशन लैप्स होती जाती है, डिसअपीयर होती जाती है। ये तो बात हुई किसकी, जनरलाइज सीजर्स की। अब बात करते हैं पार्शियल या फोकल सीजर्स। फोकल का मतलब समझ रहे होंगे, ब्रेन में कोई इंजरी हुई, इंजरी होने की वजह से वहाँ के टिश्यू डैमेज हो गए हैं, तो उस पार्ट में जो सीजर्स जनरली उस पार्ट्स के डैमेज होने के कारण जो सीजर्स हो रही है, यानी कि किसी एक हेमिस्फीयर में होगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर में या राइट हेमिस्फीयर में जिसमें इंजरी हुई होगी, तो उस कंडीशन को बोलती हैं पार्शियल सीजर्स। और जनरलाइज सीजर में क्या, दोनों हेमिस्फीयर में कंडीशंस हो रही थी, एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रही थी दोनों हेमिस्फीयर में, तो उसे हम जनरलाइज सीजर बोला था। अब पार्शियल सीजर में क्या होगा कि दोनों हेमिस्फीयर में किसी एक हेमिस्फीयर में एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होंगे, जिसकी वजह से हम पार्शियल सीजर्स या फोकल सीजर्स बोल सकते हैं। फोकल सीजर्स अराइज इन वन हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, देयरफॉर दे आर एसिमेट्रिकली, ये एसिमेट्रिकली हैं, यानी कि एक हेमिस्फीयर में जनरेट होंगे और एक हेमिस्फीयर जो हेमिस्फीयर अफेक्टेड होगा उसका अपोज उसका जो कंट्रोल करने वाला बॉडी पार्ट है वो ही अफेक्टेड होगा डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, फोकल सीजर आर मोस्टली कॉज बाय द लीजन इन द सम पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैंने बताया था आपको कि फोकल सीजर तभी अराइज होता है जब किसी ब्रेन में किसी एक विशेष पार्ट में इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये आपका फोकल या पार्शियल सीजर डेवलप होता है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द रीजन्स सिम्टम्स मे बी ए मोटर, सेंसरी, साइकेटिक एंड ऑटोनॉमिक। और जिस तरह का लीजन्स यानी कि जो आपकी इंजरी हुई है ब्रेन में, उस पर डिपेंड करता है किस तरह के सिम्टम्स जनरेट हों। मोटर के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, सेंसरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, या ऑटोनॉमी रिलेटेड भी सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है,
इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर किसी पेशेंट में कॉन्शियसनेस की लॉस नहीं हो रहा है, द पार्शियल सीजर इज कॉल्ड सिंपल पार्शियल सीजर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंपल पार्शियल सीजर्स। इन ए कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर द पेशेंट बिकमिंग अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है और साथ में और भी कंडीशन जर्किंग और टोनिंग और क्लोनिंग डेवलप हो रही हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होगा, आपका कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होगा, टोनिक क्लोनिक दोनों फेज हो रही हैं, तो उसको सिंपल पार्शियल सीजर बोल दिया। और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में कॉन्शियसनेस भी हो रहा है और साथ में टोनिक क्लोनिक दोनों हो रही हैं, तो उसे हमने कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स बोल दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और आगे का हम जो दो बचे हुए सीजर्स हैं, अनक्लासिफाइड सीजर और स्टेटस एपिलेप्टिक्स, दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।